आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ CWJC 13689/2021 के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को हुआ, जिसमें स्टे ऑर्डर ग्रांट किया गया। अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुनवाई से पहले इस केस से प्रभावित होने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो किस स्तर से करें, कुछ प्रयास करने में फ़ायदे होगा या नुकसान, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो आप लोगों के बीच में लाया हूँ। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी बिहार सरकार से पीड़ित एक कैंडिडेट हूँ, जो पटना हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि 3 मुकदमा लड़ चुका हूँ। अभी भी मेरा एक मुकदमा, एक केस पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डबल बेंच में पेंडिंग है, जबकि 2 मामले में डिसीजन आ चुके हैं। तो मैंने जो बिहार सरकार के कार्यशैली और पटना हाई कोर्ट का जो अनुभव किया है, उसका कुछ फ़ायदा CWJC 13689 को देना चाहता हूँ। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो स्टे ऑर्डर का जो ग्राउंड बना है कि अपॉइंटमेंट का लेटर यदि इशू नहीं हुआ है तो 3 जनवरी यानी अगली सुनवाई तक नहीं होगा। इसका ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, ये ग्राउंड बहुत जल्दी वैकेट होने वाला ग्राउंड है। चूँकि आप समझिए, जजमेंट के ओरल ऑर्डर में ये भी लिखा है कि दिस मैटर रिलेट्स टू सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। इक्विवेलेंट पोस्ट में तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर भी है, जिन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है, अपॉइंटमेंट तो दूर की बात है। तो यदि बिहार सरकार के जो गवर्नमेंट प्लीजर हैं, सरकारी वकील हैं, उस दिन के सुनवाई में यदि इन तथ्यों को मजबूती से रखते तो स्टे ऑर्डर का नौबत नहीं आता। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया, आगे क्या कुछ करना है इस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इससे मुझे नहीं, आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ़ायदे हैं। चलिए मैं चर्चा की तरफ बढ़ता हूँ। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आयोग हो, DGP मुख्यालय हो, इसके तरफ से सुस्ती बरती गई है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप लोग पहली बार पटना हाई कोर्ट या बिहार सरकार के कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं, पहली बार पल्ले पड़े हैं, तो आपको इन चीज़ों का अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग लगातार सरकार से लड़े हैं, भिड़े हैं, सिस्टम को जो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन्हें तो पता है कि ये सरकार झूठा आश्वासन देने में और झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई है। आप खुद समझिए कि जब से आपका मेरिट लिस्ट आया है, तब से आज तक इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आज तक जारी नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो आयोजन 1 महीने में तमाम चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अभी तक राजगीर में तकिया के खोल का, बेडशीट का टेंडर एक चीज़ का निकलेगा और इनसे एक बिल्डिंग बनाने में 6 महीना लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठता है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने स्तर से क्या करना चाहिए। मैंने इस मुद्दे पे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से बातचीत किया। यह मेरा जो अनुभव है, चर्चा में यही निकल के आया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो DGP मुख्यालय या BPSSC पे जा कर के दबाव बनाना चाहिए और उनसे विदिन 1 वीक, ऑर्डर आने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर में मजबूत काउंटर एफिडेविट फाइल करा देना चाहिए। क्योंकि यदि आप टाइमली 1 सप्ताह के अंदर काउंटर फाइल नहीं करेंगे तो आप सोचिएगा कि 3 जनवरी को सुनवाई हो जाए, असंभव है। क्योंकि काउंटर अब फाइल नहीं करेगा
1 सप्ताह के अंदर, फिर वह काउंटर रितिका रानी पिटिशनर के एडवोकेट को नहीं मिलेगा, उसका वो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, फिर बहस कैसे होगा? तो एक डेट बढ़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहला काम आप लोगों का है कि आप काउंटर फाइल कराइए जल्द से जल्द, ताकि उसका रिप्लाई रितिका रानी के द्वारा समय के अंदर दिया जा सके, ताकि 3 जनवरी की सुनवाई फिक्स हो सके। अगला बात ये है कि आप डीजीपी मुख्यालय और जो आप लोगों का बीपीएसएससी जो बोर्ड है, उससे जा कर के आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हो लें कि आपका जो एडवोकेट है हमारा पक्ष मजबूती से रखेगा या नहीं रखेगा, कितना तैयार है आपका एडवोकेट और आपका काउंटर एफिडेविट कितना मजबूत है। आप लोग इस चीज़ को पता करें। इसके बाद आप ये भी वहाँ जानकारी लें कि हम चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए हम अपना प्राइवेट वकील, एक निजी वकील सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी तरफ से रखें, इंटरवेंशन के तौर पे, इंटरवेनर के तौर पे। चूँकि इससे बिहार सरकार को दिक्कत नहीं होगा। बिहार सरकार को भी चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है या बहाली बचाना है, तमाम चीज़ें, और आपका निजी वकील, प्राइवेट वकील भी वही काम करेगा। तो जो काम सरकार का है उस काम को तो और आप आसान बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, डीजीपी या बीपीएसएससी किसी को आपत्ति नहीं है इंटरवेंशन बैठाने से। इंटरवेनर बनाने का जो प्रोसीजर है वह ये है कि आपके जो एडवोकेट होंगे इंटरवेनर के लिए, आप लोग जिन्हें हायर करेंगे, वो एडवोकेट एक एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हम भी थर्ड पार्टी के रूप में इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि आपके एडवोकेट के इंटरवेनर पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे या खारिज करेंगे। क्योंकि कई मामलों में जज लोग इंटरवेनर को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, तो ये निर्भर करेगा उनके ऊपर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि सरकार आप लोगों के केस में कितना त्वरित गति से स्टैंड लेती है। यदि 1 सप्ताह के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर यदि काउंटर फाइल हो गया और आप लोग डीजीपी मुख्यालय या बीपीएसएससी से पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए, तो समझिए कि गवर्नमेंट प्लीजर सरकारी वकील अपना पक्ष सही से रखेगा। फिर आपको इंटरवेंशन बनाने की, इंटरवेनर बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि काउंटर लेट से गया, काउंटर 1 सप्ताह के अंदर नहीं गया, तो समझ लीजिए कि सरकार लेट लतीफ़ करना चाहती है, इसमें सुस्ती दिखाना चाहती है, जिसका खामियाजा आप भुगत सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह वही पीबी बैजंत्री का खंडपीठ है जो कल के डेट में बिहार अमीन के विज्ञापन को ही रद्द कर दिया है, और बिहार अमीन के केस को भी लीड करने वाले एडवोकेट रितिका रानी और उनके पिताजी दीनू कुमार हैं। और आपका भी केस पीबी बैजंत्री के खंडपीठ में है और एडवोकेट रितिका रानी दीनू कुमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार अमीन की तरह आपका भी बहाली रद्द होने जा रहा है, मेरा कहना ये नहीं। मेरा कहना ये है, आप लोगों के पक्ष को यदि कोर्ट में मजबूती से नहीं रखा गया तो आप लोगों को समस्या हो सकता है। जिस तरीके से स्टे ऑर्डर के दिन सरकारी वकील का सुस्ती दिखाई दिया है, यदि इसी तरीके से बहस हो तब निसंदेह दीनू सर भारी पड़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट के कट ऑफ अन्य मुद्दों को लेकर के इस केस को वहीं तक सीमित करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए बैजंत्री के खंडपीठ में ऑलरेडी पीके शाही के द्वारा एक केस लड़ा जा रहा है, मेंस के प्रोसीजर पर चैलेंज किया गया है। उस केस में ऑलरेडी मेडिकल वाला केस है। यदि बैजंत्री साहब दरोगा के सभी केस को टैग करके एक साथ सुनवाई करने लगें, तब तो सरकारी वकील का बखिया खड़ा हो जाएगा। उस परिस्थिति में आपको बेहद आवश्यकता होगा कि आपका एक मजबूत इंटरवेनर का वकील हो जो पीके शाही और दीनू सर को जवाब दे सके। जब पीके शाही आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं, दीनू कुमार, रितिका रानी आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में इंटरवेनर के रूप में मेरे हिसाब से आप लोगों को वाईवी गिरी जी को या फिर बसंत चौधरी हों, अभिनव श्रीवास्तव हों, आर के नारायण हो, ऐसे
तगड़े वकील को रखना होगा, अपना पक्ष मजबूत करना होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यदि सभी केस बैजंत्री साहब के खंडपीठ में यदि टैग हो गया, और आप नहीं रोक सकते हैं उस केस को टैग करने से, जज का स्वैच्छिक अधिकार है, तब बहस सिर्फ कटह पर नहीं होगा, पूरे प्रोसीजर पर होगा कि प्रोसीजर में धांधली हुई है तमाम मुद्दों पे। फिर केस का दिशा ही बदल जाएगा, केस कहीं और जाने लगेगा। इसीलिए इन सभी मुद्दों से बचने के लिए आपका एक मजबूत इंटरवेनर होना चाहिए जो आपके पक्ष को रख सके। और ये काम कौन करेगा? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें कुछ लोग आगे आ करके लीड करें, जो लोग आगे आए लीड करें वही लोग इस मुद्दे पे कुछ कर सकते हैं, तभी आप लोगों के हित में